दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आपको ज्वार भाटा के जो सिद्धांत इसके बारे में। 3 सिद्धांत है, तीनों सिद्धांत की आपको विस्तृत वर्णन करके आलोचना करके बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं तीनों सिद्धांत के बारे में। तो कुछ सामान्य परिचय बता देता हूँ। सामान्य परिचय, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित समय समय पर कई परिकल्पनाएं प्रतिपादित की गई हैं। इनमें प्रथम प्रयास जो न्यूटन महोदय उनका है, जिन्होंने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। आगे चल के इसकी कटु आलोचना तो अवश्य हुई, परंतु न्यूटन ने आगे आने वाले विद्वानों के लिए इस दिशा में मार्गदर्शन किया। 1755 में लाप्लास ने गतिक सिद्धांत डायनामिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो विलियम वेवेल ने 1833 तथा जी.बी. एरी ने 1842 ईस्वी में प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के विरोध में R.A. हैरिस ने स्थैतिक सिद्धांत स्टेशनरी वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों का संक्षिप्त आलोचनात्मक विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं। पहला संतुलन सिद्धांत न्यूटन महोदय का। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया गया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। ये इनके सिद्धांत संतुलन सिद्धांत में न्यूटन महोदय ने बताया, जिस कारण वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। इन वस्तुओं के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव संतुलन की व्यवस्था रहती है। इसी आधार पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ब्रह्मांड में सम स्थिति में टिके हैं। यद्यपि सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक करीब होने के कारण चंद्रमा का आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। तो सूर्य से ज़्यादा अधिक पड़ता है चंद्रमा पर। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही आकर्षण केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब एक ही आकर्षण के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस कारण इनमें दो तरह के बल उत्पन्न होते हैं। पहला केंद्र प्रसारित बल, दूसरा होता है अपकेंद्री बल। केंद्र प्रसारित बल वो होता है जो केंद्र से बाहर की ओर चलता है, जिसे हम बहिर्मुखी बल भी कहते हैं। अभिकेंद्री बल वो होता है जो बाहर से केंद्र की ओर चलता है। ठीक है। पृथ्वी पर चारों ओर केंद्र प्रसारित बल या बहिर्मुखी बल समान होता है, परंतु उस पर चंद्रमा का आकर्षण बल असमान होता है। चंद्रमा का ठीक सामने स्थित पृथ्वी का भाग उसके केंद्र से 4000 मील 6400 किमी नज़दीक होता है। परिणामस्वरूप वहाँ पर आकर्षण बल केंद्र प्रसारित बल से अधिक होता है। तो देखो ये पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है। यहाँ पर इसके सीध में इसका जो एक तो ये जो दूरी अगर है इसका भूपटरी से, मतलब पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह की जो दूरी है, इसके सामने अगर चंद्रमा का हिस्से के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा पड़ेगा, यहाँ पर ज्वारी जो शक्ति होती है, अर्थात चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पर ज्वार आने के चांस बढ़ जाते हैं। और अन्य हिस्सों पर यहाँ पर इसका केंद्र प्रसारित बल काम करता है, पृथ्वी का अंदर से बाहर की ओर निकलता है, लेकिन इन हिस्सों पर नहीं काम करता। कारण यह है कि चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पर, जो नज़दीक ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उस क्षेत्र में ज़्यादा काम करती है। चूँकि पृथ्वी ठोस या द्रव पदार्थों जल से बनी, अतः इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी की जल खींचा जाता है, जिस कारण ज्वार आ जाता है। दोनों ध्रुवों के मिलाने वाली रेखा पर दोनों बल समान होते हैं, परंतु विपरीत स्थान पर केंद्र प्रसारित बल अपकेंद्री बल आकर्षण बल से अधिक होते हैं। तो अलग विपरीत स्थान पर यह जो बहिर्जात, मतलब बाहरी केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली बल है, और बाहर से केंद्र की ओर आने वाली बल जो आकर्षण शक्ति है, ठीक है, चंद्रमा के उससे अधिक हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर ज्वार अनुभव किया जाता है। यहाँ पर केंद्र प्रसारित बल के कारण जल पीछे खींचा जाता है बाहर की ओर और ज्वार आ जाता है। इस तरह पृथ्वी पर एक समय में दो स्थानों पर ज्वार आता है। एक जो ज्वार आता है आकर्षण बल के बहिर्मुखी बल से अधिक होने, तथा दूसरा जो ज्वार आता है बहिर्मुखी बल के आकर्षण बल से अधिक होने के कारण, ताकि उनमें संतुलन बना हो। तो पहला होता है आकर्षण जो बल है ज़्यादा हो जाता है, किससे? बहिर्मुखी बल से, जिस कारण ज्वार आता है। दूसरा बहिर्मुखी बल जो है आकर्षण बल से ज़्यादा हो जाए। तो बहिर्मुखी बल वही तो है जो केंद्र से होता है, आकर्षण बल वो होता है जो जहाँ पर चंद्रमा का, जैसे कि ये समझो पृथ्वी है, अब पृथ्वी के हिस्से पर चंद्रमा की दूरी सबसे कम है, यहाँ पर आकर्षण बल पड़ेगा। अब जो बहिर्मुखी बल है, बहिर्मुखी बल कहाँ पड़ता है? जो आकर्षण बल जहाँ पर मतलब चंद्रमा थोड़ा दूर हो जाता है, और जो बहिर्मुखी बल होता है
आकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इस कारण बहिर्मुखी बल के कारण भी ज्वार अधिक आता है, ठीक है, ताकि संतुलन दोनों में बना रहे। समझ में आ गया। आलोचना इसमें यह हुआ है कि इस सिद्धांत के विरोध में बताया गया है कि चूंकि पृथ्वी पर जल तथा स्थल दोनों पाए जाते हैं, अतः चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव उतना सक्रिय नहीं हो सकता जितना कि केवल जल पर है। ज्वार के समय जल का ऊपर उठे बिना किसी क्षैतिज गति के संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये सिद्धांत जो इसका विरोध में बताया गया है, ये कि मतलब इसका जो विरोध किया गया है, आलोचना किया गया है, क्योंकि पृथ्वी पर जल तथा स्थल दोनों पाए जाते हैं, अतः चंद्रमा का आकर्षण बल का प्रभाव इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकता कि जितना कि केवल जल पर है। तो जितना जल पर उतना धरातल पर भी होना चाहिए। ज्वार के समय जल का ऊपर उठे बिना किसी क्षैतिज गति के संभव नहीं हो सकता। तो ज्वार के समय जो जल ऊपर उठता है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो आलोचना किया जा रहा है विद्वानों द्वारा न्यूटन के सिद्धांत का, तो जो विद्वान आलोचना कर रहे हैं उनका कहने का मतलब यह है कि बिना किसी क्षैतिज गति के ज्वार का जो जल ऊपर उठता है यह संभव नहीं हो सकता। अगर क्षैतिज गति तभी ज्वार के कारण जल ऊपर उठेगा, ठीक है। इसी कमी को दूर करने के लिए आगे चलकर इस सिद्धांत में संशोधन करके यह बताया गया है कि ज्वार के समय जल में लहरें उठती हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होती हैं। इसके विपरीत पर प्रत्येक देशांतर पर ज्वार का समय एक ही होना चाहिए। अगर इसके आधार पर हम देखें कि मान लो यहाँ पर कह रहा है कि इस कमी को जब दूर किया गया है, जो ज्वार के समय जो जल उठता है क्षैतिज गति अगर संभव है, तो इस कमी को दूर करने के लिए आगे चल के कुछ सिद्धांत आए जिसमें संशोधन करके बताया गया है कि ज्वार के समय लहरें उठती हैं जो कि पश्चिम दिशा, मान लो ज्वार आया ऊपर और लहरें हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होती हैं। तो ये पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व है। अब पश्चिम दिशा की ओर एक अग्रसर कर रही हैं, ठीक है, तो ये पूर्व है। तो इधर अगर अग्रसर कर रही हैं, ठीक है, इसके आधार पर प्रत्येक जो देशांतर होता है, मतलब प्रत्येक देशांतर जो है, ठीक है, ज्वार का समय एक ही ओर, मतलब यहाँ पर ज्वार समान होना चाहिए 1 मिनट, यहाँ पर भी एक, मान लो 1 घंटा, यहाँ पर भी 1 घंटा पर आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वारीय लहरों को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए वांछित प्रकलित समय में से अधिक लग जाता है, क्योंकि सभी महासागरों तटों की रचना, उनकी गहराई आदि में पर्याप्त अंतर मिलता है। तो जो लहरें होती हैं, अगर इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो पूरे पृथ्वी का जो चक्कर लगाएंगे उसका समय जो होता है वांछित होता है, ठीक है, क्योंकि हर महासागर और उसकी गहराई अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिद्धांत की आलोचना है। और सागरी जल पूर्ण तरल नहीं हो पाता है, बल्कि उसे गति रगड़ का सामना करना पड़ता है। तो पूरा सागरी जल जो है उसमें कंकड़ पत्थर बहुत सारे हैं। यदि समस्त पृथ्वी की रचना केवल जल से हुई रहती तो ज्वारीय तरंगें स्वतंत्र पूर्वक भ्रमण कर सकती, परंतु वास्तविकता है कि उन्हें महाद्वीपों अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसी आधार पर सर जॉर्ज जेरी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करना त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो गया, गुरुत्वाकर्षण जो बल है न्यूटन का उससे त्रुटिपूर्ण है ज्वार भाटा की व्याख्या करना। दूसरा जो सिद्धांत प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोसेसिव जो वेव थ्योरी है, विभिन्न स्थानों पर ज्वार की सक्रियता में अंतर तथा एक ही देशांतर पर ज्वार के समय में अंतर आदि के आधार पर विलियम वेबेल ने 1833 में प्रगामी तरंग सिद्धांत तथा येरी ने 1842 में नहर सिद्धांत कैनल थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार लहर के रूप में होते हैं जिनका श्रृंग या शिखर ज्वार होता है तथा द्रोणी जो होता है भाटा होता है, मतलब जो गहराई होता है। ये ज्वारी तरंगे चंद्रमा से प्रेरित होकर उत्पन्न होती हैं तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करती हैं। इनकी गति तथा लंबाई पर महासागरों की गहराई का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो इनकी जो गति होती है और लंबाई होती है, उसमें महासागर कितनी गहराई है उससे ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी पर संपूर्ण जल होता तो यह ज्वारी तरंगें अबाध गति से पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करती, परंतु पृथ्वी पर महाद्वीपों के कारण इनकी भ्रमण दिशा तथा गति में व्यवधान हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव सागर में स्थल के अभाव के कारण चंद्रमा से प्रेरित होकर ज्वारी तरंगें निर्मित होती हैं। इन तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं, जो चंद्रमा के कारण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर करती हैं। इसी समय स्थल खंडों के अवरोध के कारण इनकी स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है।
इस स्थलीय अवरोध के कारण दूसरी तरंगों का निर्माण होता है, जिन्हें द्वितीयक या गौण तरंगें कहते हैं। तो जो ये प्राथमिक तरंगें होती हैं, जो चंद्रमा के कारण पूरब से पश्चिम दिशा में, अर्थात पूर्व से, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ रही हैं। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव सागर में, ठीक है। इसी समय स्थल खंड आ जाता है, ठीक है, जो पूरे, ठीक है, स्थल जब खंड आता है, इस अवरोध के कारण जो स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा था, अब ये उत्तर की ओर हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर की ओर हो जाएगा, इसे उत्तर की ओर, ठीक है। इस स्थलीय अवरोध के कारण दूसरी तरंगों का निर्माण होता है, जिन्हें हम द्वितीयक गौण तरंग कहते हैं। ये तरंगें भी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करती हैं। इसी बीच इनसे अन्य गौण तरंगें भी बन जाती हैं, जो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। इस तरह दक्षिण में उत्पन्न होकर ये ज्वारीय तरंगें निरंतर उत्तर की ओर खिसकती जाती हैं। यद्यपि इनकी सक्रियता में कमी होती जाती है, परंतु यह सर्वन ज्वार उत्पन्न करती हैं। स्मरणीय है कि प्राथमिक तरंग चंद्रमा से प्रवाहित होती हैं, परंतु गौण लहरें स्वतंत्र रूप से भ्रमण करती हैं। दक्षिण में उत्पन्न लहर के उत्तर पहुंचने में निरंतर देरी होती है, जिस कारण एक ही देशांतर पर स्थित विभिन्न स्थानों पर ज्वार के समय में अंतर हो जाता है। अब ये देरी क्यों होती है दक्षिण से उत्तर जाने में? कारण यही है क्योंकि स्थल भाग आ जाते हैं। ये ज्वारीय तरंगें उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचकर निष्क्रिय हो जाती हैं। जब इन तरंगों का शिखर तट के पास पहुंचता है तो ज्वार आता है। जब तरंग की द्रोणी आती है तो भाटा होता है। इस प्रकार हिंद महासागर, आंध्र महासागर, प्रशांत महासागर ज्वार की दृष्टि से दक्षिण सागर में खाड़ी के समान है। दक्षिण सागर में ज्वारीय तरंग निर्मित होकर इन महासागरों में निरंतर उत्तर की ओर बढ़ती हैं। इसी कारण से इन्हें परगामी तरंग कहा जाता है। ज्वार के स्वभाव, समय तथा प्रकार महासागर की गहराई तथा तट की बनावट के निर्धारित होते हैं। तो देखो यहाँ पर यहाँ अटलांटिक महासागर में परगामी तरंग सिद्धांत के आधार पर समज्वारीय रेखाएं, तो देखो यहाँ से उत्पन्न होती हैं, ऐसे आगे बढ़ती हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ती जाती हैं ऐसे, मतलब ये देखो ऐसे आगे बढ़ रही हैं उत्तर से। आप देखोगे यहाँ से पूर्व से पश्चिम दिशा में, लेकिन होता क्या है कि स्थल जब पड़ जाता है टकरा के ये आगे जाती है, फिर से उत्तर मुड़ जाती है, ठीक है। फिर से ये यहाँ से फिर से पश्चिम दिशा में चलता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, फिर से यहाँ स्थल पड़ता है, यहाँ से टकरा के आगे चलती है। तो ऐसे मुड़ती जाती है, यहाँ पर ध्रुवों तक जाते जाते, उत्तरी ध्रुव तक जाते जाते देखेंगे यहाँ पर ये इसका जो प्रभाव होता है ये न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। आलोचना यह इस सिद्धांत के आधार पर ज्वार की आयु दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, अर्थात किसी देशांतर पर दक्षिण में ज्वार उत्पन्न होता है और वह उत्तर में देर से पहुंचता है। परंतु अब तक जो आंकड़े प्राप्त हैं उनके आधार पर बताया जाता है कि आंध्र महासागर में हॉर्न अंतरीप से लेकर ग्रीनलैंड तक दीर्घ ज्वार का समय लगभग समान होता है। सामान्य रूप में ज्वार स्थानीय तत्व होते हैं। इनकी उत्पत्ति को दक्षिण सागर में मान लेना तथा उनका पुनः उत्तर की ओर अग्रसर होना न्यायोचित नहीं है। कई महासागरों में एक ही अक्षांश पर दैनिक तथा अर्धदैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा देखे गए हैं। ज्वार भाटा की ये विभिन्नता परगामी तरंग सिद्धांत के प्रामाणिकता को संदिग्ध कर देती है। तो जो परगामी तरंग सिद्धांत था उनको, उसकी जो प्रमाणिकता थी उसको यह खारिज कर देता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा समझ जाओ, एक शक के निगाह पर रख देता है। क्योंकि देखोगे आप तो अंतरिक्ष से लेकर हॉर्न अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष है आंध्र महासागर में, अटलांटिक महासागर में, वहाँ से लेकर ग्रीनलैंड तक, ऐसे देखो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ग्रीनलैंड तक जो ज्वार का समय होता है समान होता है, यहाँ से लेकर ग्रीनलैंड तक, ठीक है। तो इससे यह होता है कि जो इसमें बताया गया इस सिद्धांत में कि जो ज्वार है दक्षिणी ध्रुव सागर से स्टार्ट होता है, उत्तर की ओर जाते जाते इसका समय चलता है, और जो ज्वार का जो समय होता है उसमें अंतर होने लगता है। कारण क्या है कि ये यहाँ पर आते आते ये इस तरह से टकरा कर ये फिर से उत्तर दिशा में चलने लगती है, फिर से इस तरह से कुछ दूर जाती है पूर्व से पश्चिम, फिर से इस तरह से टकराती है, उत्तर दिशा में चलने लगती है। तो ये धीरे धीरे टूट के इनकी शक्तियाँ भिन्न हो जाती है, जिसके कारण ज्वार की जो शक्ति उसमें कम हो जाती है। लेकिन ये सिद्धांत में यह आलोचना ये मेन है कि यहाँ पर देखोगे साफ लिखा है कि हॉर्न अंतरिक्ष जो तट से लेकर अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड तक
जो देखोगे ज्वार का जो समय होता है, ठीक है, जो दीर्घ ज्वार का समय लगभग समान होता है, इसमें बताया गया है कि तो दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। यह अमेरिका के विद्वान हैरिस जो महोदय उनके अनुसार है। तो चलो ये लास्ट सिद्धांत है ज्वार भाटा, किसको जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो आप, जो अमेरिकन विद्वान हैरिस ने प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके पहले जो सिद्धांत था प्रगामी तरंग सिद्धांत था, जिसको मैंने बताया था, तो उसके विरोध करते हुए इनके अनुसार पृथ्वी पर ज्वार भाटा की क्रिया दक्षिणी महासागर में उठने वाले प्रगामी तरंगों के कारण नहीं होती है, वरन प्रत्येक महासागर में स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात वो एक स्वतंत्र रूप से उनका जब भी ज्वार भाटा आता है, ठीक है, तो वो जैसे कि पिछला जो मैं सिद्धांत बताया था उसमें बताया गया था कि दक्षिणी महासागर में जो उठने वाली प्रगामी तरंगें होती हैं उनके कारण होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हैरिस महोदय बताते हैं कि प्रत्येक महासागर स्वतंत्र होते हैं, प्रत्येक महासागर में जो ज्वार भाटा की प्रगामी तरंगें होती है स्वतंत्र रूप से आती है। अब कैसे आती, चलिए आगे जानते हैं। तो वरन प्रत्येक महासागर में स्वतंत्र रूप में संपादित होती है, क्या होती है, प्रगामी तरंगें। हैरिस ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के पहले एक छोटा सा प्रयोग किया। क्या, एक छोटा सा प्रयोग किया बताता हूँ। यदि एक आयताकार बर्तन लिया जाए, मतलब एक आयताकार मान लो एक बर्तन ले लो, उसमें जल भरकर एक किनारे को हिलाया जाए। मान लो इसमें जल भर दो, यहाँ तक जल भर दो, ठीक है, इसमें जल को हिलाया जाए, ठीक है। यदि एक आयताकार बर्तन लिया जाए, उसमें जल भरकर एक किनारे को, मान लो किनारे को एक बिंदु से हिलाया जाए या झटका दिया जाए, ठीक है, उस बर्तन में जो जल भरा हुआ उस बर्तन को, ठीक है, तो बर्तन में एक किनारे पर जल की सतह ऊपर उठ जाएगी तथा दूसरे किनारे पर जल की सतह नीचे हो जाएगी। अर्थात मान लो ये बर्तन जैसे मैंने फिगर बनाया था, तो ये जल है, अब इसमें ये जल को हिलाओगे, ठीक है, एक किनारे से हिलाओगे, तो एक किनारा मान लो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा आरेख ऐसे हो जाएगा। क्या होगा इससे, तो पानी का यहाँ का क्षेत्र यहाँ आ जाएगा और यहाँ का, तो जो केंद्र इसका होगा यहीं पर होगा। क्या होगा, केंद्र यहीं पर होगा। अब आगे तो देखो क्या कहते हैं हैरिस महोदय, तो एक किनारा ऊपर हो जाएगा पानी का, दूसरा छोर नीचे हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इस कारण जल में दोलन प्रारंभ हो जाएगा। इसे स्थायी तरंग कहते हैं, ठीक है। बर्तन के बीच में एक ऐसा केंद्र होगा, जैसे कि मैं बोला हूँ, बीच में ऐसा केंद्र होगा जहाँ पर जल तल में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर देखो ऊपरी ये तल है, ये जल का जो दूसरा किनारा है ये नीचे आया है, तो यहाँ पर देखोगे जो मध्य हिस्सा है, यहाँ पर जल के तल में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये न झुका है न उठा है, ठीक है, वो समान रूप से वहीं पर है। इस बिंदु को केंद्रीय बिंदु कहते हैं। यही बिंदु जो होता है केंद्रीय बिंदु होता है। बर्तन में जल में परिवर्तन एक सीधी रेखा के सहारे होता है। तो बर्तन में जो जल का परिवर्तन देखो एक सीधी रेखा में, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, ये सीधी रेखा में होता है। इस रेखा को निष्पंद रेखा, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, निष्पंद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्पंद रेखा, ठीक है, नोडल लाइन। बर्तन में जल का दोलन काल, जो दोलन काल है जिसे हिलने का समय कहा जाता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये जो काल है बर्तन की लंबाई गहराई था उसमें लगाए जाने वाले झटके के बल पर आधारित होता है। जो बर्तन का जो हिलने का समय है, बर्तन में जो जल हिलने का समय, मतलब ये जो जल हिल रहा है इसकी गहराई कितना है, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है इस बर्तन की, ठीक है, चाहे महासागर की गहराई कितनी, चाहे उस महासागर की लंबाई कितनी है, ठीक है, और उसको कितने छोर से हिलाया गया है, ठीक है, उस पर ये तय होता है कि ये जो जल तय होता है कि जो झटके दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आधारित होता है कि इसका जो समय होता है झटके का, हिलने का समय जो होता है, इसमें कंपन जो होता है, ठीक है, वो कितने समय का होता है, ठीक है। इससे तय होता है कि उसकी गहराई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, और जो झटके हैं इसको दिया जा रहा है। तो जो जल हिल रहा है इसे देखो, यहाँ पहले समतल में जल था, अब हिलने लगा तो इसका एक हिस्सा नीचे आ गया, एक हिस्सा ऊपर हो गया, बीच का वहीं कहीं है। तो ये कितनी गहराई पर, इसकी गहराई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इस पर डिपेंड करता है ये हिलने का समय 1 मिनट का रहेगा कि 10 मिनट का रहेगा कि 1 घंटे का रहेगा कि 24 घंटे का रहेगा, इस पर डिपेंड करता है। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर हैरिस ने बताया कि पृथ्वी पर विभिन्न महासागर जलपूर्ण बर्तन के समान होते हैं। तो महासागर जितने हैं जलपूर्ण के बर्तन समान होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ, चंद्रमा का ज्वारीय बल के कारण महासागरीय जल में दोलन प्रारंभ होता था। जो चंद्रमा का ज्वारीय बल है उसके कारण महासागरों में दोलन होता है, मतलब महासागर के किनारा नीचे हो जाएगा। मान लो ये महासागर है तो चंद्रमा का जो ज्वारीय बल पड़ता है तो इसमें जब दोलन होता है तो ये मान लो ये एक किनारा है महासागर का, दूसरा किनारा,
तो यहाँ से मान लो इसे इसे जल इसके ऊपरी सतह पर है, और जब दोलन होगा ज्वारीय बल के कारण, ठीक है, चंद्रमा के, तो ये जो दोलन है इस स्थिति में हो जाएगा। इसका ये भाग जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा डाउन होके, ठीक है, और ये यहीं रहेगा केंद्र का भाग, मतलब इसके ऐसे स्थिति बनेगा, केंद्र का भाग वहीं के वहीं स्थिर रहता है, ठीक है, ये यहीं कहीं स्थिर रहता है। तो आप क्लियर समझ गए यहाँ पर। चंद्रमा का ज्वारीय बल के कारण महासागरीय जल में दोलन प्रारंभ हो जाता है, परंतु पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण यह दोलन एक सीधी रेखा के सहारे न होकर एक केंद्र के चारों ओर होता है। तो ये जो दोलन होता है, क्योंकि जो पृथ्वी का घूर्णन गति होता है उसके कारण ये जो दोलन होता है एक सीधी रेखा, इस रेखा के सहारे नहीं होता है। अब इसके चारों ओर हो जाएगा, क्या होगा, चारों ओर हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताया सीधी रेखा, लेकिन क्या होगा, जो दोलन होने के कारण ये कंपन है चारों ओर होने लगेगा, ठीक है, एक मतलब एक भौंबर जैसा हो जाएगा। मान लो एक भौंबर देखोगे समुद्र में, नदी में गहरा गड्ढा बन जाता है उसके किनारे, और उसका चारों ओर देखोगे लहरें चलती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो वही कारक ज्वारीय बल जब शक्ति काम करती है तो एक सीधी रेखा में ना होकर दोलन स्थिति में ना होकर एक भौंबर रूप में हो जाता है। कारण क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वहाँ पर क्या होता है, वो घूमने लगता है, जो पृथ्वी घूमती है इसके कारण वो बीच में भौंबर बन जाता है, और किनारे किनारे दोलन जो होती है तरंगे, परगामी तरंगे चलती हैं, ठीक है, जिस कारण कई भौंबर बिंदु बन जाते हैं, ठीक है। इस बिंदु पर महासागरीय जल तल समान शांत रहता है। तो ये भौंबर बिंदु पर जल तल शांत रहता है। इस बिंदु के चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर, ठीक है, जल तल असमान रहता है। इसके चारों ओर तरंगे घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। तो ये क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होता है कि इसकी जो तरंगे होती है घड़ियों की सुइयों इस आकार में विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है। घड़ी की सुई इस दिशा से इस दिशा में चलता है तो विपरीत चलता है, ठीक है। इस तरह की क्रिया सभी महासागरों में होती है तथा इसके विपरीत तथा उसके संयुक्त रूप को दोलन प्रणाली कहते हैं। तो इसका जो पूरा संयुक्त रूप है, पूरा जब इकट्ठा होता है विपरीत दिशा में चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। भौंबर बिंदु से कई स्थायी तरंगें उठती है। मान लो भौंबर बिंदु है, ज्वारीय शक्ति, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण आया। ये भौंबर बिंदु क्यों बना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी इसीलिए भौंबर बिंदु बना। अब इसके चारों ओर कई स्थायी तरंगें चलती हैं, ठीक है, इस बिंदु के चारों ओर स्थायी तरंगें। प्रत्येक तरंग के दोलन का एक निश्चित समय होता है। तो प्रत्येक ये दोलन ही है, इसी को दोलन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्येक जो दोलन है इसका एक निश्चित समय होता है। आप कितना किस एरिया में कितना ज्वारीय शक्ति ज़्यादा है इस बिंदु के चारों ओर, उसी के हिसाब से इस दोलन की एक समय होता है, ठीक है। मतलब ये दोलन परगामी तरंगें ही होती हैं, ठीक है। इस दोलन क्रिया पर महासागरों की तल की रचना, गहराई, लंबाई एवं पृथ्वी की परिभ्रमण गति का प्रभाव पड़ता है। तो इस दोलन की जो क्रिया है, अर्थात जो कंपन होता है, ठीक है, इस देखोगे ये जो भौंबर बना होता है उसके केंद्र भौंबर जो होता है केंद्र के चारों ओर जो ये दोलन ऐसे है, ये किस पर, इसका समय किस पर डिपेंड करता है, कब तक ये दोलन बना रहेगा, अर्थात लहरों कब तक ऊपर नीचे होती रहेंगी, ये तब तक इस पर डिपेंड करता है कि उस महासागर में गहराई कितनी है, अर्थात वो कितना डीप है और वो कितना चौड़ा है महासागर, और वहाँ पर उसकी पृथ्वी की घूर्णन गति किस हिसाब से है वहाँ पर, ठीक है, उस एरिया में। तो इस हिसाब से परिभ्रमण गति का भी प्रभाव उस पर पड़ता है, जिसके कारण उसका भौंबर बिंदु से उत्पन्न तरंग तट की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस कारण इसका समय की अवधि मतलब तय हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे चलते जानते हैं भौंबर के बिंदु से उत्पन्न तरंगे तट की ओर अग्रसर होती हैं। तो मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर भौंबर उत्पन्न हुआ है इस प्रशांत महासागरीय एरिया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इरेज करके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो ऐसे समझ लो कि ये एक बड़ा सा महासागर है, ठीक है, ये बड़ा सा प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर चंद्रमा एकदम सीधा सबसे नज़दीक पड़ा प्रशांत महासागर के एरिया में। अब यहाँ भौंबर बन गया, भौंबर बना, ठीक है। अब भौंबर से चारों ओर जो दोलन होगा, ठीक है, दोलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चारों ओर होगा तो ये दोलन किस पर निर्भर करता है कि इसकी दोलन के समय, जो प्रत्येक दोलन की जो समय है कितने समय तक रहेगी। तो इस प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है और इसमें चौड़ाई कितनी है और इसका पृथ्वी का घूर्णन गति का असर इस पर प्रभावित करता है कि कितने समय तक रहेगा, ठीक है। जितनी गहराई ज़्यादा है उसी के हिसाब से दोलन ज़्यादा होता है, गहराई कम है दोलन कम होगा और ज्वार भाटा कम आएगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे जानते हैं। भौंबर बिंदु से उत्पन्न तरंगे तट की ओर, मतलब मान लो यहाँ उत्पन्न हुई, अब धरातल यहाँ से, तो तट की ओर अग्रसर होती है। क्या होती है, तट की ओर अग्रसर होती हैं, ठीक है। इनके आगे बढ़ने में महाद्वीपों के
प्रायद्वीपीय भाग, जो महाद्वीप के प्रायद्वीपीय मतलब जो प्रायद्वीपीय भाग वो होते हैं जो दोनों किनारा महाद्वीप के दो किनारा जो होता है हमेशा यहाँ किसी महासागर से जुड़ा होता है। और खाड़ियों और द्वीपों से अवरोध उत्पन्न होता है। तो प्रायद्वीपीय भाग खाड़ियों और द्वीपों से इन जो दोलन वेग होती हैं, ठीक है, प्रगामी तरंगें होती हैं, इनमें जो होता है अवरोध, मतलब ये इस तरंगों को ये जो किनारे होते हैं रोकते हैं चलने से, ठीक है। जब ये तरंगें तट पर पहुंचती हैं तो इनके श्रृंग के कारण ज्वार तथा द्रोणी के कारण भाटा आता है, ठीक है। तो इसमें जो एक मतलब यहाँ पर तट पर ये आकर टकराई तो श्रृंग मतलब एक श्रृंग का रूप क्या होता है कि ऊंचा उठ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। द्रोणी जो मतलब उसका सबसे निचला जो हिस्सा होता है घाटी के नुमा बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ठीक है। महासागरों की गहराई जितनी अधिक होती है स्थैतिक तरंगों की ऊंचाई उतनी ही अधिक होती है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ कि महासागर जितना गहरा है जितना चौड़ा उतना ही ज़्यादा भयानक उसकी जो दोलन होता है या स्थैतिक तरंगे या प्रगामी तरंगे होती हैं, ठीक है, और वो उतना ही ऊंचा आएगा तथा उच्च या दीर्घ ज्वार आता है। छिछले महासागरों में स्थैतिक तरंग की कम ऊंचाई के कारण लघु ज्वार आता है, क्योंकि छोटे जो महासागर होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी गहराई कम होती है, चौड़ाई कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर पानी भी कम मात्रा में होता है, जिसके कारण छोटा ज्वार और छोटा भाटा भी आता है। एक समय में आने वाले ज्वार स्थानों को रेखाओं को मानचित्र से मिलाकर एक सम ज्वार मानचित्र तैयार किया जा सकता है। एक ही समय में जो ज्वार आते हैं उसके मानचित्र पर मिलाकर दोलन रेखा जो होता है तो एक समान मानचित्र तैयार किया जा सकता है। तो ये पूरा था हैरिस की संकल्पना, ठीक है। और इन्होंने ये पूरा प्रूफ करने की कोशिश किया है कि जो हमेशा देखें आप ज्वार भाटा आता है वो एक मतलब दोलन रेखा होता है, ठीक है, जो पृथ्वी पर एक सागर या समुद्र एक कटोरे के रूप में इन्होंने एक परीक्षण करके बताया कि किसी कटोरे में ऐसे उसका एग्जाम्पल समझ लेना सागर में, ठीक है, जब कोई झटका या मान लो चंद्रमा की शक्ति के कारण आकर्षण शक्ति के कारण इस पर एक झटका पड़ा इस सागर में, और झटके के कारण क्या होगा, इसका वेग जो है मान लो इसे पानी इस अवस्था में, अब ये क्या होगा, इसका केंद्र यहीं कहीं स्थापित होता है, अब इसका एक हिस्सा जो है ऊपर उठ जाएगा, एक हिस्सा नीचे हो जाएगा, ये इस अवस्था में हो जाएगा और केंद्र यहीं पर रहेगा, मतलब इसी एरिया में इसका केंद्र रहेगा, उसमें कोई हलचल नहीं होगा। लेकिन दोनों किनारों पर हलचल होता है, ठीक है, दोनों किनारों पर, और इस हलचल के कारण ही ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो था और मैंने ज्वार भाटा के चैप्टर खत्म कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।